आज हम बात करेंगे सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की बात करने जा रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होता क्या है कि दिस लॉ इज़ कॉल्ड नर्नेस्ट लॉ, यानी कि नर्नेस्ट एक साइंसदान था, उसने कहा था कि डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के बारे में उसने हमें बताया था, यानी कि नर्नेस्ट साइंसदान ने हमें बताया था कि डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होता क्या है। अब स्टेटमेंट क्या है इसकी, अ सोल्यूट डिस्ट्रीब्यूट इटसेल्फ, यानी कि एक सोल्यूट होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है ना, इटसेल्फ बिटवीन टू इमिसिबल सॉल्वेंट्स, यानी कि दो ऐसे सॉल्वेंट्स के दरमियान के जो इमिसिबल हैं, विद अ कांस्टेंट रेशो, यानी कि कांस्टेंट रेशो में यानी कि जितना विद अ कांस्टेंट रेशो ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है, इररेस्पेक्टिव द अमाउंट ऑफ सोल्यूट एडेड। ठीक है, समझ आ गई। मेरे कहने का मतलब ये है कि हमने ये बैच बनाया, देख तू खड़ा होना ये देखें, ये दो सॉल्वेंट्स हैं, इमिसिबल सॉल्वेंट्स, ये दो इमिसिबल सॉल्वेंट्स हैं, ठीक है ना। जाहिर सी बात है कि दो इमिसिबल सॉल्वेंट्स हैं, यानी कि ऐसे सॉल्वेंट्स जो एक दूसरे में हाल नहीं हो रहे। जाहिर सी बात है कि इनकी पोलैरिटी में डिफरेंस होगा, एक पोलर होगा और एक नॉन पोलर होगा। सेम पोलैरिटी की हामिल चीज़ें एक दूसरे में हाल होती हैं, जबकि डिफरेंट पोलैरिटी की हामिल चीज़ें जो सी होती हैं वो एक दूसरे में हाल नहीं होती। ये देखें, ये पोलर है, नीचे वाला फॉर एग्जांपल नीचे वाला पोलर है, नीचे वाला क्या है, फॉर एग्जांपल ये पानी है, H2O है, और ऊपर क्या है, ईथर है। ये पोलर है और नॉन पोलर, ये दोनों एक दूसरे में हाल नहीं होंगे। अब हम क्या करते हैं, अब हम इस H2O के अंदर इस स्टॉपर को खोलते हैं। स्टॉपर को खोलने के बाद हम H2O डालते हैं प्लस उस सोल्यूट, ये सोल्यूट है, सोल्यूट के पार्टिकल्स डालते हैं कि जिसमें से हमने हल करना है। यानी कि ये देखें, ये गोल 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 पार्टिकल्स, ये मुसल्लस वाले पार्टिकल्स, ये देखिए मुसल्लस मुसल्लस, ये गोल 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 वाले पार्टिकल्स, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल ये गोल वाले पार्टिकल्स हैं पोलर, और ये मुसल्लस वाले पार्टिकल्स हैं जी नॉन पोलर, ठीक है ना। ये गोल वाले सब पार्टिकल्स उनसे पोलर होते हैं। ये पोलर पार्टिकल्स क्या करते हैं, हमने H2O, हमने स्टॉपर को खोला, स्टॉपर को खोलने के बाद H2O के अंदर इस सोल्यूट, इस पूरे के पूरे सोल्यूट को डाला हुआ है। वो पूरा का पूरा सोल्यूट जो सा है, इसके 10 पार्टिकल्स डाले हैं, 10 पार्टिकल्स डाले हैं इसके अंदर। ये ले 10 पार्टिकल, H2O स्टॉपर खोला, H2O को अंदर डाला प्लस 10 पार्टिकल्स ये वाले, ठीक है ना। इसमें से जो से ये इसमें से 5 पोलर हैं और 5 मैं कहता हूँ जी 3 पोलर हैं और 7 नॉन पोलर पार्टिकल्स, यानी कि 3 जोन से होंगे ये गोल वाले पार्टिकल्स, 3 जोन से होंगे ये पोलर में चले जाएंगे, यानी कि पोलर सॉल्वेंट है ना, ये इसके अंदर आ जाएंगे ये, ठीक है ना। और बाकी के 7 जोन से होंगे ये ऊपर चले जाएंगे, यानी कि मुसल्लस वाले पार्टिकल्स जोन से होंगे ये ऊपर चले जाएंगे ऐसे करके, यानी कि नीचे आगे 3 पार्टिकल्स और ऊपर आगे 7 पार्टिकल्स, ठीक है, समझ आ गई आपको। नीचे आगे 3 पार्टिकल्स और ऊपर आगे 7 पार्टिकल्स, और इस तरीके से इनकी रेशो बन जाएगी, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन रेशो हमने याद की थी ना पीछे। डिस्ट्रीब्यूशन रेशो होती क्या है कि ए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ओवर ए सोल्यूट इन एक्वस सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में कितना, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में कहाँ पर है, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है ना, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में कितना है, सॉल्यूट के पार्टिकल 7 है, जबकि एक्वा सॉल्वेंट में कितने हैं, एक्वा सॉल्वेंट में 3 है। इस तरीके से 7 रेशो 3 आ गए।
फॉर एग्ज़ाम्पल डिस्ट्रीब्यूशन रेशो 7, फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसके 100 पार्टिकल्स लेते हैं, 30 सर्कुलर पार्टिकल्स यानी कि पोलर होते हैं और 7 जो उनसे होते हैं वो नॉन पोलर पार्टिकल्स होते हैं। 70 जो उनसे होते हैं, ये पार्टिकल्स जो उनसे 70 होते हैं, ये 70 पार्टिकल्स ऊपर चले जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने 100 पार्टिकल्स लिए, इसमें से हमने H2O के अंदर यानी कि इस स्टॉपर को खोला, स्टॉपर को खोलने के बाद H2O प्लस 100 पार्टिकल्स, 100 सॉलिड के पार्टिकल्स डाल दिए। फिर उसके बाद हमने ईथर को डाला। ईथर को डालने के बाद ये 2 इमिसिबल सॉल्वेंट्स आ गए। फिर स्टॉपर को बंद कर दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, नीचे रह गए 70 पार्टिकल्स, नीचे रह गए 30 पार्टिकल्स और ऊपर चले गए 70 पार्टिकल्स। वही बात है कि 70 जो उनसे वो नॉन पोलर हैं, नॉन पोलर सब्सटेंसेस जो उनसे 70 पार्टिकल्स जो उनसे हैं, इस सब्सटेंस के 70 नॉन पोलर पार्टिकल्स जो उनसे होंगे वो नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर चले जाएंगे। और इस तरीके से ये सर्कुलर पार्टिकल्स हैं, ये सर्कुलर पार्टिकल्स जो उनसे हैं ये पोलर, ये सर्कुलर पार्टिकल्स हैं ये पोलर हैं। पोलर पार्टिकल्स जो उनसे होते हैं ये इस सॉल्यूट के वो पोलर सॉल्वेंट के अंदर चले जाएंगे यानी कि 30। और इस तरीके से हम इसको डिवाइड कर देंगे। डिस्ट्रीब्यूशन रेशो होती है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में कितने पार्टिकल्स आ रहे हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ये ऊपर वाला है, ठीक है ना, 70 आ रहे हैं तो 70 को ऊपर लिखेंगे। और एक्वस सॉल्वेंट यानी कि पानी के अंदर कितने पार्टिकल्स आ रहे हैं, 30 आ रहे हैं, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे 70, 7/3। इस तरीके से हमारी जो सी रेशो आ जाएगी। यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है कि सॉल्यूट, एक सॉल्यूट है ये वाला, उसने डिस्ट्रीब्यूट किया इटसेल्फ बिटवीन टू इमिसिबल सॉल्वेंट्स विद अ कांस्टेंट रेशो के साथ, ठीक है ना, कांस्टेंट रेशो। आपने 10 लिए, 10 का फिर आपने 10 से बढ़ाकर 100 लिए, ठीक है ना, 10 पार्टिकल्स लिए पहले, फिर 100 पार्टिकल्स लिए पहले, ठीक है ना। दोनों ने अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट किया और डिस्ट्रीब्यूट इस तरह से किया कि दोनों तरह से जो सी रेशो आई है वो कांस्टेंट आई है, ठीक है ना। कांस्टेंट रेशो ऑफ कंसंट्रेशन इररिस्पेक्टिव द अमाउंट ऑफ सोल्यूट एडेड, यानी कि आप ये नहीं देखना कितनी अमाउंट डाली है आपने सोल्यूट की अमाउंट के पर गौर नहीं करना। इररिस्पेक्टिव यानी कि तवज्जो नहीं देनी दी अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो उनसे आपने ऐड करवाई है ना इस फ्लास्क के अंदर, जो भी इसका नाम है, सिपारेटिंग ट्यूब के अंदर, सिपारेटिंग फनल के अंदर, ठीक है ना। इस सिपारेटिंग फनल के अंदर जो सी हमने अमाउंट ऑफ सोल्यूट ऐड करवाई है, हमने अमाउंट ऑफ सोल्यूट की मिकदार यानी कि सोल्यूट की मिकदार हमने इस सिपारेटिंग फनल के अंदर हमने ऐड करवाई है। सिपारेटिंग फनल के अंदर हमने जो सी सोल्यूट की मिकदार ऐड करवाई है वो इररिस्पेक्टिव है, ठीक है ना। यानी कि आप चाहे 10 पार्टिकल्स डालो चाहे 100 पार्टिकल्स डालो, दोनों तरह से जो सी रेशो आ रही है डिस्ट्रीब्यूशन रेशो वो कांस्टेंट ही आएगी, ठीक है ना, समझ आ गई, ठीक है ना। इसी तरीके से जब आप यहाँ पर 7 पार्टिकल्स ले लेते, नहीं फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर 20 पार्टिकल्स ले लेते, यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम 20 पार्टिकल्स ले लेते, ये लो 20 पार्टिकल्स लिए पहली दफ़ा, 10 ऊपर चले गए और 10 नीचे रह गए। अब इसकी डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू निकालते हैं। ये लो 10 ऊपर चले गए, 10 ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में चले गए और 10 एक्वस में आ गए। इसकी एक आ गई यानी कि 1:1 आ गई। इसी तरीके से जब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 20 के साथ, अब 400 आ गया, 400 पार्टिकल्स आ गए। अब ये 400 में से 200 ऊपर चले गए और 200 नीचे रह गए, ठीक है ना। यानी कि अब 200 ऊपर चले गए हैं और 200 नीचे रह गए। 200 ऑर्गेनिक, 200 ये ए का मतलब क्या है, सोल्यूट के पार्टिकल्स जो कि प्रेजेंट हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर, सोल्यूट के पार्टिकल्स जो कि प्रेजेंट हैं एक्वस सॉल्वेंट के अंदर, ये ए क्यू है। 200 ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में चले गए और 200 एक्वस सॉल्वेंट में चले गए, ये दोनों एक दूसरे कैंसिल हो गए, तब भी हमारा एक आ गया। यानी कि दोनों तरह से हमने सोल्यूट की मिकदार
यानी कि सोल्यूट की मिकदार जो आपने ऐड करवाई है उसके ऊपर नहीं डिपेंड कर रही ये डिस्ट्रीब्यूशन ला, ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूशन ला की रेशो सोल्यूट की मिकदार पर डिपेंड नहीं कर रही। सोल्यूट की मिकदार आपने 20 ली है तो तब भी सेम आ रही है, और जब आपने 20 को मल्टीप्लाई किया 20 के साथ 400 ली है, उसमें से 200 ऊपर चले गए, 200 नीचे आ गए, फिर भी उतनी ही आ रही है सोल्यूट की मिकदार, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन रेशो। समझ आ गई? डिस्ट्रीब्यूशन रेशो कांस्टेंट ही आ रही है, वही बता रहा है कि आ सोल्यूट डिस्ट्रीब्यूट इटसेल्फ बिटवीन टू इमिसिबल सॉल्वेंट्स एंड गिव्स विद अ कांस्टेंट रेशो ऑफ कंसंट्रेशन, और देता है हमें कांस्टेंट रेशो ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन देता है कांस्टेंट रेशो की, कांस्टेंट रेशो ऑफ कंसंट्रेशन देता है, ठीक है। समझ आ गई? और कांस्टेंट रेशो देता है हमें क्या देता है? कांस्टेंट रेशो देता है हमें। क्या देता है? हमें दोनों तरह से कांस्टेंट रेशो देता है, यानी कि सोल्यूट की मिकदार आपने 20 डाली तब भी कांस्टेंट रेशो दी, जब आपने 400 डाली तब भी उसने कांस्टेंट रेशो दी, ठीक है ना। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि इररिस्पेक्टिव द अमाउंट ऑफ सोल्यूट एडेड, कि ये डिपेंड नहीं करती कि कितनी मिकदार में आपने सोल्यूट डाला है, ठीक है ना। चाहे आपने 20 डाली है 400 डाली है, ठीक है ना, दोनों तरह से आपकी डिस्ट्रीब्यूशन रेशो कांस्टेंट ही आई है। इसका मतलब क्या है कि आपकी स्टेटमेंट पूरी हो रही है। स्टेटमेंट अगर जब आपकी पूरी हो गई है, इसका मतलब क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ओबे हो रहा है। जब डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ओबे हो रहा है तो आपने क्या देना है कि डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ओबे हो रहा है, ठीक है ना, इन दो रेशोज़ के ऊपर, ठीक है ना। यानी कि आपने दो सोल्यूट, फॉर एग्जांपल दो सोल्यूट के पार्टिकल्स, एक सोल्यूट आपने डाला सेपरेटिंग फनल के अंदर, एक सोल्यूट डाला, उसकी रेशो फॉर एग्जांपल 3:7 आ गई। फॉर एग्जांपल आपने सेपरेटिंग फनल के अंदर 2 इमिसिबल सॉल्वेंट्स के अंदर एक सोल्यूट डाला और उस सोल्यूट ने डिस्ट्रीब्यूशन रेशो दी 3:7, और इसी तरीके से दूसरी सेपरेटिंग फनल के अंदर उन दो इमिसिबल सॉल्वेंट्स के अंदर आपने मज़ीद एक और सोल्यूट डाला और उसने डिस्ट्रीब्यूशन रेशो दी 7:3। क्या ये दोनों इक्वल हैं? नहीं है, ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ओबे नहीं हो रहा, यानी कि इन दो सोल्यूट्स पर डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ओबे नहीं हो रहा, ठीक है ना। समझ आ रही? यानी कि कांस्टेंट रेशो नहीं आ रही। ऐसे दो सोल्यूट्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ओबे कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ओबे कर सकते हैं कि जिनकी डिस्ट्रीब्यूशन रेशो कांस्टेंट आए, ठीक है ना। और इस तरीके से हमारा ये भी चीज़ पूरी हो जाएगी, सोल्यूट की मिकदार डिपेंड नहीं करती कि कितनी आपने डाली है उस सेपरेटिंग फनल के अंदर। और इसके नाम्स भी हैं, पार्टीशन लॉ, नर्नेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, नर्नेस्ट पार्टीशन लॉ, ये 3 नाम हैं। फिर उसके बाद आ गया एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है कि फॉर एग्जांपल हमने इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन कर दी। सबसे पहले हमने इसको पानी डाला, सबसे पहले इसको पानी से भर लिया हमने, इसे भर लिया पानी से, ये पानी से भर लिया हमने, ये क्या है? वाटर है, वाटर डाल दिया। और फिर इसके बाद इसके अंदर हमने डाल दिया पोटाशियम आयोडाइड, पोटाशियम आयोडाइड डाल दिया। और हमें पता है कि पोटाशियम आयोडाइड जो सा ये वाटर के अंदर आयोनाइज हो जाता है, वाटर के अंदर पोटाशियम आयोडाइड जब आयोनाइज होगा तो पोटाशियम प्लस प्लस आयोडाइड डाल देगा, ठीक है ना। समझ आ गई? ये 2 चीज़ें डाल देगा। और हमें पता है कि जब हम इस वाटर के अंदर आयोडीन डालेंगे, जब हम इस वाटर के अंदर, ये पानी के अंदर जब हम आयोडीन की मिकदार डालेंगे ना, तो हमें पता है कि आयोडीन क्या है? नॉन पोलर। ये क्या है? ये नॉन पोलर है, और जबकि वाटर क्या है? ये पोलर है। दोनों की पोलैरिटी क्या है? डिफरेंट है।
इसलिए ये दोनों एक दूसरे में हल नहीं हो सकते। अगर सेम पोलैरिटी की हामिल सॉल्वेंट्स होते तो फिर हल हो जाते, इसलिए ये दोनों हल नहीं हो रही। ये नॉन पोलर सब्सटेंस जो सी है नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर नहीं हल होगी। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए ये आयोडीन डालेंगे, लेकिन जैसे हम आयोडीन डालेंगे ना तो आयोडीन पानी के अंदर हल हो गई है। कैसे हल हो गई है वो भी मैं वजह बताता हूँ कि हमने पहले वाटर डाला, वाटर के अंदर पोटाशियम, वाटर के अंदर फॉर एग्जांपल अभी पोटाशियम आयोडाइड नहीं डाला, अभी हम आयोडीन डाल देते हैं। आयोडीन अब हम डालेंगे ना तब हल नहीं होगा। जब हमने पोटाशियम आयोडाइड डाला और पोटाशियम आयोडाइड जो सा है वो आयोनाइज हो गया पोटाशियम आयन और आयोडाइड आयन के अंदर, तो फिर अब हम आयोडीन डालेंगे। तो अब आयोडीन डालने से क्या होगा, अब इसके अंदर आयोडीन भी मौजूद है, ये भी याद रखना। अब इसके अंदर क्या मौजूद है, आयोडीन भी मौजूद है। ये जो सा आयोडीन होगा ये नॉन पोलर आयन को, ये जो सा आयोडाइड है ये अपने भाई को पकड़ेगा। अब ये आयोडीन जो सा होगा ये डिज़ोल्व होना शुरू हो जाएगा, सिर्फ इस आयन की वजह से, क्योंकि ये नॉन पोलर आयन है और ये नॉन पोलर सब्सटेंस है। ये दोनों सेम चीज़ें हैं, इसलिए ये एक दूसरे को हल करवा सकती हैं। इस तरीके से हमारा ये आयोडाइड आयन बन गया, I3 नेगेटिव आयन बन जाएगा, ठीक है ना। ये पर्पल कलर होता है इसका, ये ब्राउन कलर होता है। चूँकि जब हमने आयोडीन डाला, आयोडीन डालने के बाद क्या होगा, आयोडीन डालने के बाद क्या होगा, ये आयोडाइड के साथ, आयोडाइड आयन के साथ रिएक्शन करेगा और I3 नेगेटिव बना देगा, ट्राई आयोडाइड बन जाएगा, ट्राई आयोडाइड आयन बन जाएगा। ये ब्राउन रंग का होता है। ये कौन से रंग का होता है, ब्राउन रंग का होता है। इसलिए इस पूरे का रंग हो जाएगा ब्राउन, ठीक है। समझ आ गया आपको। यानी कि टे का बीकर, सबसे पहले हमने बीकर लिया, टे का बीकर एंड ऐड H2O एंड ऐड पोटाशियम आयोडाइड। पहले हमने पानी डाला, पानी के अंदर हमने पोटाशियम आयोडाइड डाला, पानी डाला, पानी के अंदर हमने पोटाशियम आयोडाइड डाला, और फिर उसके बाद पोटाशियम आयोडाइड एक साल्ट है एंड साल्ट, फिर ये साल्ट जो सा था ये आयोनाइज हो गया, पोटाशियम आयोडाइड साल्ट जो सा आयोनाइज हो गया पोटाशियम आयन और आयोडाइड आयन के अंदर। फिर उसके बाद नाउ ऐड आयोडीन, फिर हमने आयोडीन डाला, रिएक्ट विद आयोडाइड आयन। फिर उस आयोडीन ने पानी के अंदर डिजोल्व ही नहीं हुआ, वो पोटाशियम आयोडाइड साल्ट की आयोनाइजेशन से बनने वाले आयोडाइड आयन में डिजोल्व हो रहा है। आयोडीन पोटाशियम आयोडाइड से बनने वाले आयोडाइड आयन में डिजोल्व हो रहा है। तो आयोडीन जो सा ये आयोडाइड में इसको हल करेगा, इसको पकड़ेगा, अब ये आयोडाइड बना देगा। आयोडाइड जो का इसका रंग I3 नेगेटिव का रंग जो सा होता है ब्राउन होता है, इसलिए ये जो सा सारा सोल्यूशन है, ये सारा सोल्यूशन ब्राउन हो जाएगा, नीचे वाला सारा सोल्यूशन ब्राउन हो जाएगा। अब फिर उसके बाद क्या करना है, फिर उसके बाद यहाँ पर ध्यान से सुना मेरी बात। अब हम क्या करेंगे, अब हम ऐड CCl4, अब हम CCl4 डालेंगे। यहाँ पर अब हम CCl4 डाल दिया, ये लो CCl4 डाल दिया। अब ये CCl4 जो सी होती है ना, ये एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है और H2O एक पोलर सॉल्वेंट है, इसलिए CCl4 ये ऊपर ही रहेगा, पानी नीचे रहेगा। ये दोनों इमिसिबल सॉल्वेंट्स हैं, इसलिए लेयर बना देंगे, ठीक है ना। दोनों हल नहीं होंगे, दोनों की पोलैरिटी डिफरेंट होने की वजह से दोनों हल नहीं होंगे। CCl4 ऊपर रहेगा और H2O नीचे रहेगा। CCl4 एंड H2O, ये देखें, ऐड CCl4 इज़ बीकर, फिर CCl4 को ऐड किया एंड नाउ CCl4 एंड H2O इज़ इमिसिबल सॉल्वेंट्स ईच अदर। और ये दोनों सॉल्वेंट्स क्या हैं, ये इमिसिबल हैं। वही बात है ना कि दोनों सॉल्वेंट्स क्या हैं, ये इमिसिबल हैं। हम इसको एक्सपेरिमेंटल प्रूव कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को। दो सॉल्वेंट्स लिए, दो सॉल्वेंट्स क्या हैं, इमिसिबल हैं, ठीक है ना। और अब क्या होगा, ये जो सा नॉन पोलर सॉल्वेंट होगा, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट होगा, ये आयोडीन, ये यानी कि ये देखें यहाँ पर जो से रिएक्शन चल रहे हैं ना, ये दो रिएक्शन चल रहे हैं। पोटाशियम आयोडाइड जो सा है, यहाँ पर ये वाले दो रिएक्शन चल रहे हैं इसके अंदर, पानी के अंदर जो से ये दो रिएक्शन चल रहे हैं। सबसे पहला रिएक्शन है पोटाशियम आयोडाइड जो सा है, ये
पोटाशियम आयन्स में और आयोडाइड के आयन में टूट जाता है। जब आयोडीन आता है तो आयोडीन इस आयोडाइड को पकड़ता है और बना देता है I3 नेगेटिव, जिसकी वजह से पूरा कलर ब्राउन हो जाता है। अब क्या होगा कि जब ये CCl4 आ गया है ना, नॉन पोलर सॉल्वेंट आ गया, तो अब ये आयोडीन क्या करेगा, आयोडीन कहेगा यार ये आयोडाइड जो सा है ना, ये इतना नॉन पोलर खासियत नहीं रखता, ज़्यादा CCl4 खासियत रखता है नॉन पोलर की, इसलिए आयोडाइड ज़्यादा आयोडीन को नहीं अट्रैक्ट करेगा, ज़्यादा CCl4 आयोडीन को अपने अंदर अट्रैक्ट करेगा। यानी कि इसकी ये जो सा एक्सट्रैक्टेड सॉल्वेंट है, ये वाला, ये क्या करेगा, ये एक्सट्रैक्ट कर लेगा CCl4 को, आयोडीन को, ठीक है ना। आयोडीन को जैसे ही ये एक्सट्रैक्ट करेगा, अपने अंदर एक्सट्रैक्ट करेगा, तो ये जो सा आयोडीन है ये ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि आयोडाइड जो सा है ये एक्सट्रैक्टेड सॉल्वेंट नहीं है, यानी कि ये जो सा है ये इतना नॉन पोलर नहीं है, ज़्यादा नॉन पोलर ये है सॉल्वेंट, तो इसलिए ये आयोडीन क्या करेगा, ये ऊपर चला जाएगा। अब जैसे ये आयोडीन ऊपर जाना शुरू हो जाएगा ना, तो ये आयोडीन जो सा है, आयोडीन जैसे ही ऊपर जाना शुरू हो जाएगा तो आयोडीन की मिकदार क्या हो जाएगी, कम होना शुरू हो जाएगी। जैसे ही आयोडीन की मिकदार कम होना शुरू हो जाएगी तो अब इस आयोडाइड को आयोडीन नहीं मिलेगा, तो हमारा जो सा ये I3 नेगेटिव आयन है, ठीक है ना, इसकी भी फॉर्मेशन बंद हो जाएगी। जैसे ही इसकी फॉर्मेशन बंद हो जाएगी ना, जैसे इसकी फॉर्मेशन बंद हो गई, जैसे इसकी फॉर्मेशन बंद होगी तो फिर क्या होगा, यानी कि ये जो सा रिवर्सिबल रिएक्शन जो सा है, ये वाला रिएक्शन जो सा हो रहा था, फॉरवर्ड रिएक्शन जो सा हो रहा था, यानी कि I3 नेगेटिव जो सा था जब बन रहा था, वो बंद हो जाएगा और अब रिवर्सिबल रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। अब ये I3 नेगेटिव क्या करेगा, ये दोबारा से ब्रेक यानी कि रिवर्स रिएक्शन कर लेगा। I3 नेगेटिव ब्रेक होगा और आयोडीन में तब्दील होगा और फिर आयोडाइड आयन बनाएगा। जब आयोडीन के पार्टिकल्स ऊपर चले जाएंगे ना सारे के सारे, और आयोडीन की मिकदार कम होना शुरू हो जाएगी, तो फिर आयोडाइड की फॉर्मेशन ख़त्म हो जाएगी। जब जैसे ही फॉरवर्ड डायरेक्शन ब्रेक हो जाएगा तो फिर ये सॉल्वेंट क्या करेगा, ये एक्सट्रैक्टेड सॉल्वेंट क्या करेगा, इसको मज़ीद आयोडीन के पार्टिकल्स की ज़रूरत है, तो ये आयोडाइड क्या करेगा, ये मज़ीद ये रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट कर देगा और मज़ीद आयोडीन के मॉलिक्यूल्स बनाएगा। अब आयोडीन के मॉलिक्यूल्स मज़ीद बनेंगे तो ये आयोडीन के मॉलिक्यूल्स ऊपर जाना स्टार्ट हो जाएंगे, और इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता आयोडीन सारा के सारा ऊपर चला जाएगा। और नीचे जो सा है, नीचे अब चूँकि ये सारा के सारा I3 नेगेटिव कन्वर्ट हो चुका है आयोडाइड आयन के अंदर और आयोडीन के अंदर, इसलिए ये ख़त्म हो गया, ठीक है ना। और यहाँ से ब्राउन कलर भी ख़त्म हो गया। जब ये ब्राउन कलर ख़त्म हो गया तो हमेशा याद रखना कि ऊपर जो सा आयोडीन का कलर आएगा वो पर्पल आएगा, पर्पल कलर आ गया। नीचे से ब्राउन कलर ख़त्म हो गया और ऊपर पर्पल कलर आ गया, ठीक है ना, समझ आ गई। और ये सारा का सारा आयोडीन जो सा ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, समझ आ गई। और नीचे रह गए सिर्फ पोटाशियम के आयन्स और आयोडाइड के आयन्स, ठीक है। और वही मैंने लिखा हुआ है कि आयोडीन इज़ मूव्ड टुवर्ड ऑर्गेनिक लेयर, एंड ऑर्गेनिक लेयर कौन सी है, कार्बन टेट्राक्लोराइड की, एंड पर्पल कलर इज़ नॉमिनेटेड, स्टार्ट हो जाएगा, बनना शुरू हो जाएगा, एंड ब्राउन कलर ऑफ I3 नेगेटिव, और ब्राउन कलर जो सा होगा I3 नेगेटिव का ब्राउन कलर जो सा होगा वो फेड अप यानी कि ख़त्म होना शुरू हो जाएगा, समझ आ गई। अब उसके बाद इक्विलिब्रियम इज़ इस्टेब्लिश्ड, अब इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, इस्टेब्लिश्ड हो जाएगा, एंड नो कलर चेंज अकर एट द इक्विलिब्रियम। जब सारा का सारा पर्पल कलर यहाँ पर पर्पल कलर पैदा हो जाएगा तो इक्विलिब्रियम भी ख़त्म हो जाएगा। नो कलर चेंज अकर एट द इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम पर कलर भी नहीं चेंज होगा, समझ आ गई आपको, ठीक है ना। यानी कि इक्विलिब्रियम के ऊपर यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है कि जितना पर्पल कलर ऊपर आ रहा था, जितना ब्राउन कलर नीचे आ रहा था ना, उतना ही पर्पल कलर ऊपर आ रहा है। यानी कि ब्राउन कलर की जोन सी
स्ट्रेंथ थी, यानी कि ब्राउन कलर जितना अपने आप को स्ट्रेंथ, जितना उसका ब्राउन कलर का, ये ब्राउन कलर है, जितने ब्राउन कलर की शाइनेस थी उतनी ही पर्पल कलर की ही शाइनेस है, ठीक है ना। यानी कि जितना ब्राउन कलर नीचे पैदा हो रहा था उतना ही पर्पल कलर ऊपर पैदा हो रहा है, यानी कि ये इक्विलिब्रियम पैदा हो गया, ठीक है ना। और अब कलर चेंज भी नहीं होगा, अब सिर्फ और सिर्फ पर्पल कलर ही ऊपर रहेगा और नीचे ब्राउन कलर नहीं आएगा। वही मैंने लिखा हुआ है कि अ इक्विलिब्रियम इज़ इस्टेब्लिश्ड, जब इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश्ड हो जाएगा इन दोनों के दरमियान कि सारा जितना ब्राउन कलर नीचे बन रहा था उतना ही पर्पल कलर अगर ऊपर बनेगा तो इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया। और फिर उसके बाद नो कलर चेंज, तो फिर अब मज़ीद कलर चेंज नहीं होगा, यानी कि पर्पल कलर से मज़ीद ब्राउन कलर नहीं बनेगा, ठीक है ना। नो कलर चेंज अकर एट द इक्विलिब्रियम, और इस इक्विलिब्रियम पर अब कलर चेंज भी नहीं होगा, यानी कि पर्पल से ब्राउन नहीं जाएगा, ठीक है, समझ आ गई। और अब डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू की बात करने जा रहा हूँ। ये डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट होता है, डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट इज इक्वल टू, हम इसको हम इस फार्मूले को, डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट के फार्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्वस। इसी तरीके से इसको CA ऑर्गेनिक और CA एक्वस, इसी तरीके से वॉल्यूम ऑर्गेनिक यानी कि एक्वस, ये तीनों के तीनों फार्मूले मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है ना। ये जो मर्जी आप इस्तेमाल कर सकते हो डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट के लिए। डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट को आप D भी लिख सकते हो या फिर इसको KD भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। यानी कि सॉल्यूट की मिकदार ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में कितनी है, सॉल्यूट की मिकदार ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में कितनी है वो आ गया, और सॉल्यूट की मिकदार एक्वा सॉल्वेंट में कितनी है, इस एक्वा सॉल्वेंट में कितनी है, एक्वा सॉल्वेंट नीचे है, और सॉलिड की मिकदार ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में कितनी है, ये भी वही कह रहा है। CA कंसंट्रेशन, C का मतलब क्या है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ, A का मतलब क्या है सॉलिड की मिकदार, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट विच प्रेजेंट इन एक्वस सॉल्वेंट, समझ आ गई, ये था। फिर उसके बाद वॉल्यूम ऑर्गेनिक, यानी कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर मौजूद सॉल्यूट का वॉल्यूम और एक्वस सॉल्वेंट के अंदर मौजूद सॉल्यूट का वॉल्यूम, वो बता रहा हूँ, समझा आ गई। तीनों के तीनों फार्मूले में से कुछ भी आप KD डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये था हमारा एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, कि इसमें हमने क्या सीखा है कि सॉल्यूट के एक सॉल्यूट ने अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट किया है, आयोडीन ने अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट किया है इटसेल्फ बिटवीन टू इमिसिबल सॉल्वेंट्स, दो इमिसिबल सॉल्वेंट्स थे, एक कार्बन टेट्राक्लोराइड था और एक H2O था, और एक सॉल्यूट था आयोडीन, इसने अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट किया दो इमिसिबल सॉल्वेंट्स के दरमियान विद अ कांस्टेंट रेशो, और एक कांस्टेंट रेशो बनाई, एक कांस्टेंट रेशो ऑफ कंसंट्रेशन बनाई, कांस्टेंट रेशो ऑफ कंसंट्रेशन बनाई इररिस्पेक्टिव, और एक कांस्टेंट रेशो ऑफ कंसंट्रेशन बनाई। फॉर एग्जांपल हमने आयोडीन की मिकदार डाली थी, कोई 16 पार्टिकल्स डाले थे ना, 16 पार्टिकल्स डाले थे, तो 8 चले गए ऑर्गेनिक में और 8 चले गए नीचे एक्वस में। डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट की वैल्यू क्या आ गई, डिस्ट्रीब्यूशन रेशो की वैल्यू आ गई, डिस्ट्रीब्यूशन रेशो आ गई हमारे पास ये, ठीक है, समझ आ गई। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल अगर हम 16 की बजाय ले लेते हैं यहाँ पर 16 को मल्टीप्लाई कर देंगे 16 के साथ, तो 6 6 36, 6 और 3, 6 7 8 9, 6 3 9 और 6 और 1, 6 9 और 6 15, 5 और 1 256 है, ठीक है ना, 256 है। 256 का हाफ जो उनसा होता है वो कितना होता है, ठीक है ना, 256 का हाफ, ठीक है ना। आपने मज़ीद नहीं जाना, बस आपने ये एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन कर दिया कि एक सॉल्यूट आयोडीन ने अपने आप को
डिस्ट्रीब्यूट किया दो इमिसिबल सॉल्वेंट्स के दरमियान, ठीक है ना, और डिस्ट्रीब्यूशन रेशो दी, फिक्स डिस्ट्रीब्यूशन रेशो दी 1:1 बनिस्बत कि आपने नज़रअंदाज करना है कि कितना सोल्यूट आपने डाला है, जितना मर्ज़ी डाल लें आयोडीन का सोल्यूट, ठीक है ना, जितना मर्ज़ी डालें, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन रेशो जो उनसी आएगी वो हमेशा कांस्टेंट ही आएगी, ठीक है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने आयोडीन की मिकदार, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आयोडीन के आपने 16 पार्टिकल्स डाले हैं तो 16 पार्टिकल्स के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी आ रही है जी ये, और अब हम आयोडीन के फॉर एग्ज़ाम्पल हम आयोडीन के 256 पार्टिकल्स इस्तेमाल करते हैं, तो अब आयोडीन की मिकदार फिर भी आ रही है ये। दोनों तरीके से हमारे डिस्ट्रीब्यूशन रेशो क्या आ रही है, कांस्टेंट आ रही है। इसका मतलब क्या है, इन दोनों सोल्यूट्स, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूशन रेशो कांस्टेंट ही आनी चाहिए बानिस्बत ये कि आप कितना सोल्यूट डाल रहे हैं, चाहे आप 16 डालो चाहे आप 256 डालो, कुछ भी डालो, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन रेशो जो उनसी आएगी वो हमेशा कांस्टेंट ही आएगी, ठीक है ना। समझ आ गई। ये हमारा एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन होगी किसकी, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की। थैंक्स फॉर वाचिंग मी। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा सी भी समझ आ गई, इस वीडियो कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वाचिंग।